साल 2018 में एक फिल्म आई थी मंटो। फिल्म का एक सीन है जब मंटो पाकिस्तान जाने का फैसला कर लेते हैं तो उनका दोस्त उनके कमरे में रखी शराब की बोतल उठाकर कहता है, तुम कौन से ढंग के मुसलमान हो जो जा रहे हो। मंटो शांति से जवाब देते हैं, इतना तो हूँ कि मारा जा सकूं। इस एक लाइन में 1947 के भारत पाकिस्तान के हालात बयान हो जाते हैं। ख्याल को थोड़ा और उड़ान दें तो पाकिस्तान में कोई हिंदू भी तब कह रहा होगा, इतना हिंदू तो हूँ कि मारा जा सकूं। भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन ये ऐसी आज़ादी थी मानो कैंसर से छुटकारा पाने के लिए अपना ही पैर कटवाना पड़ा हो। आज़ादी की खुशी पर बंटवारे का दर्द भारी पड़ रहा था। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ अल्पसंख्यक डर और संशय के साए में जी रहे थे। उसी साल अक्टूबर के महीने में ईद उल अजहा का मौका आया। दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। नमाज के बाद मखमली टोपी और शेरवानी पहना एक शख्स भीड़ से मुखातिब हुआ। धारदार आवाज में तकरीर पेश की गई, मेरे अजीजों, खुद के अंदर एक बुनियादी बदलाव लाओ। कुछ अरसे पहले तुम जिस जोशो खरोश से भरे हुए थे वो बेवजह था, और अब जो खौफ तुम में भरा हुआ है वो भी बिला वजह ही है। एक ही जमीन पर मुसलमान और बुज़दिली साथ हों, ऐसा हो नहीं सकता। ना ही ये संभव है कि मुसलमान और इश्ताल यानी भड़कावा एक साथ मौजूद रहें। असली मुसलमान को ना कोई शक्ति डरा सकती है, ना कोई खौफ उन्हें हिला सकता है। तकरीर पेश करने वाले इस शख्स का नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तब कांग्रेस में उनका कद इतना बड़ा था कि वो चाहते तो कोई भी मंत्रालय ले सकते थे, लेकिन 22 की उम्र में उर्दू अखबार के जरिए साइंस का प्रचार प्रसार करने वाला ये शख्स इल्म से इश्क रखता था और भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर काम करना चाहता था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 11 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। आज़ाद के पुरखे बाबर के ज़माने में हेरात, अफगानिस्तान वाला हेरात, वहाँ से कलकत्ता आए और यहीं बस गए। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक सूफ़ी पीर थे और कादरी व नक्शबंदी ऑर्डर से ताल्लुक़ रखते थे। सिलसिला वो वाला ऑर्डर। मौलाना खैरुद्दीन का निकाह अरब मूल के शेख मोहम्मद ज़ेहर बातरी की बेटी से हुआ था। हिंदुस्तान में बदलाव के बादल उस दौरान मंडरा रहे थे। मुग़लों का सूरज ढलान पर था और फिरंगी आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर शिकंजा कसते जा रहे थे। 1857 की क्रांति हुई तो खैरुद्दीन अपने परिवार के साथ मक्का चले गए। आज के दिन यानी 11 नवंबर 1888 को मक्का में उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन की उम्र सिर्फ 2 साल थी जब खैरुद्दीन अपने परिवार के साथ कलकत्ता लौट आए। पिता मौलाना थे, इसलिए अबुल कलाम ने बचपन में ही इस्लामिक तालीम हासिल कर ली थी। बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे, पिता से खूब सवाल पूछते थे। सर सैयद अहमद खान के वो फ़ैन थे और इस कारण उनके अब्बा उनसे चिढ़ते भी थे। सितार बजाते थे और अब्बा को ये भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। धीरे धीरे अबुल कलाम भौतिकवादी और नास्तिक होते चले थे। हर चीज़ पर शक करते थे। बड़े हुए तो इस्लाम की ओर लौट आए। कहते थे, धर्म में, साहित्य में, राजनीति में या दर्शन की तरफ कहीं भी जाऊंगा तो अपने मन से जाऊंगा और अकेले जाऊंगा। आस्था के लिए भी रीजनिंग या इज्तिहाद की बात किया करते थे। 22 साल की उम्र में इरादा किया कि एक अखबार निकालेंगे। लिखने के लिए जो तखल्लुस यूज़ किया वो था आज़ाद, और इस तरह अबुल कलाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए। 1912 में कलकत्ता से एक उर्दू अखबार की शुरुआत की उन्होंने। नाम था अल हिलाल। अपनी कलम से अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लिखा और इतना लिखा कि सिर्फ 2 सालों में अंग्रेज़ों ने अखबार पर बैन लगा दिया। उन्हें लगाना ही पड़ा। कारण दिया कि अखबार के ज़रिए मुसलमान नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई में शिरकत करने के लिए उकसाया जा रहा था। बात सच भी थी। अल हिलाल में मुजाकिरा अलमिया नाम का एक ख़ास कॉलम भी शामिल होता था जिसमें उर्दू में साइंस की जानकारी दी होती थी। अल हिलाल बंद हुआ तो मौलाना चुप नहीं बैठे। उन्होंने अल बलाग नाम का एक नया अखबार निकाल लिया। इसका ये असर हुआ कि उन्हें गिरफ्तार करके कलकत्ते से बाहर भेजा गया, रांची, वहाँ की जेल में। 1920 में जाकर आज़ाद रांची की इस जेल से रिहा हुए और कांग्रेस में शामिल हुए। इसी दौरान ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना भी की। कांग्रेस में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके फॉलोअर बन गए। 1923 और 1940 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए ऑल इंडिया लेवल पे, और कई बार जेल भी गए। 1920 के बाद की तस्वीरों में नेहरू और गांधी के साथ
पटेल के बाद जो शख्स सबसे ज़्यादा आपको नज़र आता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। मखमली टोपी, काला चश्मा, आप जितने पिक्चर्स में देखते हैं वो आज़ाद हैं। गांधी और नेहरू के लिए आज़ाद भारतीय मुसलमानों की आवाज़ थे। इसकी वजह थी धर्म को लेकर आज़ाद का रवैया। साल 1921 में आगरा में दिए अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, मैं साफ कर दूं कि मेरा सबसे पहला लक्ष्य है हिंदू मुस्लिम एकता। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि वे हिंदुओं के साथ प्रेम और भाईचारे का रिश्ता कायम करें। केवल इसी तरह हम एक सफल राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। मौलाना आज़ाद के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल आज़ादी से भी ज़्यादा मायने रखता था और इसके पक्के कारण हैं आगे उनकी राइटिंग्स, उनकी टीचिंग्स, उनके विचार में दिखेगा। वो ऐसा नहीं कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए, आज़ादी नहीं चाहिए, कुछ और कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में बतौर अध्यक्ष भाषण देते हुए आज़ाद कहते हैं, अगर आज कोई देवी स्वर्ग से उतरकर भी ये कहे कि वो हमें हिंदू मुस्लिम एकता की कीमत पर 24 घंटे के भीतर आज़ादी दे देगी तो मैं ऐसी स्वतंत्रता को त्यागना बेहतर समझूंगा। स्वतंत्रता मिलने में होने वाली देरी से हमें थोड़ा नुकसान तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर हमारी एकता टूट गई तो इससे पूरी मानवता का नुकसान होगा। इस लाइन को आप बार बार लूप पे सुन सकते हैं। 1946 में जब यह तय हो गया कि भारत का बंटवारा होकर रहेगा, तब भी आज़ाद ने इसका पुरजोर विरोध किया। 15 अप्रैल को उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो स्कीम बनाई है उससे मैंने अच्छी तरह से जांचा परखा है, एक भारतीय होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह फैसला न सिर्फ भारत के लिए नुकसानदायक साबित होगा बल्कि पाकिस्तानी मुसलमानों को भी इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। अलग देश बनाने का यह फैसला समाधान निकालने के बजाय और ज्यादा परेशानियां पैदा करेगा। आगे अब देखिए आज़ाद इसके लिए और तर्क देते हैं। टू नेशन थ्योरी के विरोध में उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान की बुनियाद नफरत की जमीन पर डाली गई है और जब ये नफरत ठंडी होगी पाकिस्तान और अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगेगा। 1971 में जाकर के आज़ाद की भविष्यवाणी सच साबित होती है जब पाकिस्तान से अलग होकर एक नया मुल्क बांग्लादेश बना, क्योंकि आपका लॉजिक ही गड़बड़ था देश बनाने का। इसके अलावा पाकिस्तान को लेकर उन्होंने आगाह किया था कि धर्म के आधार पर बना यह नया देश कभी एकजुट नहीं रह पाएगा, सेना राजनीतिक नेतृत्व पर भारी पड़ेगी, अमीर अपना हित साधने के लिए लूट खसोट मचाएंगे और देश कर्ज के तले डूब जाएगा। एक एक लाइन जो आज़ाद उस टाइम भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि वो सोसाइटी को, उसके पॉलिटी को, उस टाइम को समझते थे, वो सारी चीज़ें लाइन से सच हुई पाकिस्तान के बारे में। आज़ाद ने भारतीय मुसलमानों को ये हिदायत भी दी कि वो पाकिस्तान को अपना रहनुमा ना समझें। अगर भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ के मूल निवासी उन्हें कभी नहीं अपनाएंगे, आज़ाद कह रहे हैं, और उनके साथ परायों सा बर्ताव किया जाएगा। मौलाना आज़ाद ने भारतीय मुसलमानों से कहा, भले ही धर्म के आधार पर हिंदू तुमसे अलग हों, लेकिन राष्ट्र और देशभक्ति के आधार पर वो अलग नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में तुम्हें किसी दूसरे राष्ट्र से आए नागरिक की तरह ही देखा जाएगा। आज़ादी के बाद सरकार बनी तो आज़ाद ने शिक्षा मंत्री का पद संभाला, संगीत, नाटक, साहित्य और ललित कला अकादमियों की शुरुआत की। देखो, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं तो इन सारी चीज़ों की तरफ भी उनका ध्यान जा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया उन्होंने और सुनिश्चित किया कि 14 साल की उम्र तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी हो। करीब 11 साल तक इस देश के शिक्षा मंत्री रहे आज़ाद। इस दौरान उन्हें भारत रत्न के लिए नामांकित किया गया तो उन्होंने ये कहकर हर बार नाम वापस लिया कि संवैधानिक पद पर रहते हुए मुझे ये सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं गवर्नमेंट में ही बैठा हुआ हूँ। 22 फरवरी 1958 को हृदयाघात से उनका इंतकाल हो गया और 1992 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पाकिस्तान को लेकर जो जो बातें कहीं आगे जाकर सारी सही साबित हुई और आज भी भारतीयों के लिए प्रासंगिक हैं। शुरुआत की तरह अंत में आपको एक फिल्मी ट्रिविया भी बताते चलते हैं। वर्तमान में मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के परिवार से ही हैं। उनके ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू हैं आमिर खान। अब आप पूछेंगे कि ये ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू क्या है, तो ये हैं आमिर के पिता के चचेरे दादा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद से एक छोटा सा कनेक्शन हम भी ढूंढते हैं। अबुल कलाम आज़ाद की जो स्थापित की हुई यूनिवर्सिटी थी जामिया मिलिया इस्लामिया, अगर उसका आप अनुवाद करेंगे तो आएगा नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। वहीं से हमको भी पढ़ने का मौका मिला, उस बात का हमें फ़ख्र है। दिल ऑन टॉप के लिए तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।